नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे लेखक की कहानी जिन्होंने जिनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए और एक से बढ़कर एक। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी ज़ात का आदमी। और अगर मैं इनके बारे में, इनके शुरुआती जीवन की बात कहूँ तो इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1947 में। हाँ बच्चों, जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी तभी उसी वर्ष इनका जन्म हुआ था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में, यानी कि एक इंडस्ट्री में ये नौकरी करने लगे। लेकिन इनके अंदर जो है क्रिएटिविटी और लेखन का और साहित्य के प्रति जो रुचि की जो एक लालसा थी या एक अभिरुचि थी, कौशल था, उसने इनके हाथ में कलम पकड़ाई और इतनी सुंदर इन्होंने कहानियाँ रची कि हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सामने सारे चित्र सजीव जो है एकदम जीवंत हो उठे हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सीबीएसई में कक्षा 10वीं में जो पाठ्य पुस्तक आपको पढ़ाई जाती है, क्षितिज, उसमें एक पाठ है स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ, लेखक स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ नेताजी का चश्मा। तो आज हम इसी कहानी पर कुछ परिचर्चा करेंगे। नेताजी का चश्मा, इस शीर्षक से आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हो सकता है कई बच्चों ने कहानी पहले पढ़ी हो, सुनी हो, कई पहली बार सुन रहे हो, लेकिन वास्तव में आपको इस कहानी को जब हम इसके साथ चलेंगे तो आपको लगेगा कि लेखक ने एक इस तरह का चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है कि आप उसमें डूबते जा रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी ने जब ये कहानी लिखी होगी तो उनके मन मस्तिष्क में एक बात रही होगी, और वो ये कि देशभक्ति क्या होती है। और यही प्रश्न आज हमें भी अपने आप से पूछना चाहिए। इस पाठ को, इस शीर्षक को पढ़ने से पहले जब हम इस शीर्षक पर बात करते हैं नेताजी का चश्मा, तो हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र उभरता है जो कि सुभाष चंद्र बोस का है, जिन्हें हम नेताजी प्यार से कहा करते थे और जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। जब हम उनके चित्र को देखते हैं तो हमें उनके जो फोटो है या उनकी मूर्ति है उस पर चश्मा लगा दिखाई देता है। और ये चश्मा जो है गोल फ्रेम वाला एक साधारण चश्मा, जो कि उनका प्रतीक बन चुका था। तो अगर हम ये देखें कि नेताजी की मूर्ति या तस्वीर बिना चश्मे की है तो क्या हमें उस छोटी सी बात के लिए दुख होगा? शायद हम में से बहुत से लोग ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन अगर वास्तव में हम इसको बहुत छोटी सी बात समझते हैं तो हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम अपने देश से प्यार करते हैं? क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा देश हो, समाज हो, परिवार हो, हमारे रिश्ते हों, हमारे अपने हों, दोस्त हों, संबंधी हों, मित्र हों, कोई भी हो, हमें उनकी छोटी छोटी बातें अच्छी और बुरी लगती हैं। हमें उनकी छोटी छोटी बातें प्रभावित करती हैं। ये बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करता या प्रभावित नहीं करता, लेकिन कई बार जिससे हम प्रभावित होते हैं उसकी बहुत छोटी सी और साधारण सी बात भी हमें भली लगती है और हम उसको अपने मन में, यादों में संजोए रखना चाहते हैं। तो नेताजी का जो चश्मा है वो उनका प्रतीक बना, उनकी देशभक्ति का प्रतीक बना, और ये हमारे मन मस्तिष्क में आज भी, हमारे मन में और हमारे विचारधारा में देशभक्ति के प्रतीक के रूप में हमने संजोया हुआ है। अब कहानी में क्या होता है? कहानी में जो लेखक है उन्होंने अपने आप को एक किरदार के रूप में रखा है और जिसका नाम है हालदार साहब। कहानी में कुछ और किरदार भी हैं। एक सामान्य सी घटना है। हालदार साहब यानी कि लेखक एक किसी कस्बे से गुजरते हैं, क्योंकि वो किसी सरकारी दफ्तर में काम करते, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की थी। तो जब वो उस कस्बे से गुजरते थे तो वहाँ एक चौराहे पर बरबस ही उनकी नज़र रुक जाया करती थी। और वो वहाँ क्या देखते थे? वो वहाँ देखते थे एक नेताजी की जो है मूर्ति लगी हुई है चौराहे पर, और उस मूर्ति पर उनका ध्यान जाता था जब भी, तब वो देखते थे कि इस पर अलग अलग फ्रेम का चश्मा लगता है। ऐसा कभी होता है, मूर्ति एक बार बन जाती है तो चश्मा भी एक स्थायी होता है, क्योंकि वो चश्मा भी उस मूर्ति का पार्ट होता है, पत्थर से बनाया जाता है। लेकिन इस मूर्ति में हर बार अलग चश्मा क्यों? और जब ये बात उनके मन में आई तो उन्होंने रुक कर उस गांव के इस चौराहे पर रुक कर
किसी जो पान वाले के पास वो वहाँ रुका करते थे, जिससे पान खा करके वो वहाँ से रोज़ गुज़रते थे। तो उन्होंने उस पान वाले से ये प्रश्न पूछा, क्योंकि स्थानीय लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो जब पान वाले ने कहा भाई ये तो कैप्टन करता है, तो हवलदार साहब के दिमाग में एक बात आई कि कैप्टन हो ना हो कोई फौजी सैनिक रहा होगा, क्योंकि इतनी देशभक्ति तो एक सैनिक के मन में ही हो सकती है। फिर जब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि कैप्टन कोई फौजी या सैनिक नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति है और उसका जो है वो फौज में जाना चाहता था, लेकिन उसका पैर कटा होने की वजह से या अपाहिज होने की वजह से वो फौज में नहीं जा पाया। लेकिन उसके अंदर की जो देशभक्ति है वो इस तरह से उस मूर्ति को देखकर उसको झंझोड़ दिया उस देशभक्ति ने, कि एक नेताजी की मूर्ति को हम बिना चश्मे के कैसे उसको इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए चूँकि कैप्टन एक जो है चश्मे के फ्रेम बेचने का काम भी करता है, वो जगह जगह अपना एक स्टैंड जो है इसमें अलग अलग तरह के चश्मों के फ्रेम होते हैं, उनको लगाकर गांव भर में घूमता है और एक चश्मा वो उनमें से निकाल करके एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगा दिया करता है। अगर किसी ग्राहक को उस मूर्ति पर लगा हुआ जो फ्रेम है वो पसंद आ जाता है तो वो उसे उनको दे देता है और उसकी जगह कोई दूसरा फ्रेम लगा देता है। इस तरह से एटलीस्ट नेताजी जो है बिना फ्रेम के उस मूर्ति पे दिखाई नहीं देते। तो एक बहुत छोटी सी घटना है जिसे लेखक जिसकी वजह से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने और बातें उस कैप्टन के बारे में जानना चाहिए, उस मूर्ति के बारे में, ये मूर्ति कैसे लगाई गई और ऐसा कैसे हुआ कि भाई मूर्ति बनाई गई तो उसमें चश्मा नहीं बना। तो उन्हें पता चलता है कि चुनाव आने से पहले म्यूनसिपैलिटी को ये काम दिया गया कि भाई लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए, तो चलो नेताजी की मूर्ति यहाँ लगवा देते हैं। नगर पालिका ने ये काम जो है किया और जब उन्हें कोई इस तरह का कलाकार जल्दबाजी में ना मिला हो या कुछ भी कारण रहा हो तो उन्होंने एक जो है एक सरकारी जो ड्राइंग के मास्टर होते हैं उनको ये काम सौंप दिया गया होगा और उस व्यक्ति ने आनन फानन में जल्दबाजी में जैसे भी करके उस मूर्ति को बनाकर वहाँ स्थापित किया होगा। तो जल्दबाजी में हो सकता है वो व्यक्ति उस मूर्ति पर चश्मा बनवाना भूल गए हों और इस छोटी सी बात को उन्होंने इग्नोर किया हो कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस मूर्ति को कैप्टन देखता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि भगवान कृष्ण की मूर्ति अगर उसमें बांसुरी ना हो तो अधूरी सी लगेगी, क्योंकि हमारी कल्पना में, हमारी इमेजिनेशन में जब हम किसी महान व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं तो उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं। तो इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की, बिना बांसुरी के, बिना मोरपंख के हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। वैसे ही बापू की अगर हम बात करें तो बिना चश्मे और लाठी के हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। वैसे ही नेताजी की मूर्ति पर अगर चश्मा ना हो तो नेताजी को कितनी तकलीफ होगी, उनको देखने में परेशानी आएगी और उनका एक तरह से ये उनका जो उनका एक प्रतिरूप हमारे जनमानस में स्थापित है वो भी, उसको भी थोड़ी सी चोट पहुंच सकती है। तो यही बात सोच करके कैप्टन उस मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं। अब ये बात धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। लेखक वहाँ से गुजरते रहते हैं, कैप्टन के बारे में पता लगाते बात होती रहती है। यहाँ पर लेखक ने जो दूसरा कैरेक्टर है जो पान वाला है उसको थोड़ा कॉमेडियन टाइप में चित्रित किया है कि वो थोड़ा मोटा सा है और जब हंसता है तो उसकी जो है तोंद भी हिलती है उसके हंसने के साथ साथ। ये जो पान वाला है ये थोड़ा केयरलेस भी है, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देता, महत्व नहीं देता। हाँ, हंसोड़ किस्म का है और एक बार तो वो जो है कैप्टन की मजाक सी उड़ाने वाली भाषा में भी बात करता है। तो इस तरह से लेखक ने कोशिश की है कि उन संवादों के ज़रिए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी सामने लाया जाए। तो अभी हमारे सामने 3 कैरेक्टर आ चुके हैं। एक तो हवलदार साहब जो स्वयं लेखक हैं, दूसरा कैप्टन जो कि एक देशभक्त है और तीसरा जो है पान वाला जो कि उस कस्बे में वहाँ पर चौराहे पर बैठता है और जिससे हवलदार साहब की बातचीत होती है। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जब लेखक वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद कुछ हुआ हो, चश्मा या तो
जैसा कि कैप्टन चश्मा अपने ग्राहकों को बेच दिया करता था, तो शायद हो सकता है कि वो उसके पास कोई उस समय चश्मा ना हो, फ्रेम ना हो, उसने नहीं लगाया, कोई भी कारण हो सकता है, इस वजह से चश्मा इस मूर्ति पर नहीं होगा। लेकिन जब दोबारा उन्हें वो मूर्ति बिना चश्मे के दिखाई देती है तो उन्हें चिंता होती है और वो इस बारे में पान वाले से बात करते हैं कि ऐसा अभी तक एक बार भी मैंने नहीं देखा जब से ये मूर्ति यहाँ लगी है कि इस पर चश्मा नहीं हो, लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया। तो पान वाला बड़े ही दुखी स्वर में उसे बताता है कि जो कैप्टन का ये काम था या जिसने अपनी जिम्मेदारी समझकर चश्मा लगाने का काम जो करता था वो मर गया है कैप्टन, अब कौन चश्मा लगाएगा। यानी कि एक बहुत ही बड़ा प्रश्न लेखक यहाँ पर हमारे सामने रखने जा रहे हैं कि अगर हम अपने देश में, समाज में, परिवार में, आसपास कुछ भी ऐसा घटित होते हुए देखते हैं जिससे कि हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आती है या देश का नाम बदनाम होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी घटना जिससे कि हमारे देश का नाम दूसरी जगहों पर सम्मान के साथ नहीं लिया जाता है, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए एक शर्म की बात है। और अगर हम उसको दूर करने का प्रयास ना करें तो हम किसी भी देश के अच्छे नागरिक नहीं कहला सकते। लेकिन आम तौर पर सभी लोग ये सोच करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं कि फलां काम की जिम्मेदारी तो फलां विभाग की है, या इस काम का ठेका तो इस डिपार्टमेंट को मिला हुआ है, या अगर सफाई होनी चाहिए शहर में, गांव में, तो नगर निगम की, नगर पालिका की जिम्मेदारी है, अगर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है तो बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। यानी हम ये सोच करके अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा कोई दायित्व नहीं है, हम टैक्स भर चुके हैं और अगर हम टैक्स नहीं भी दे रहे हैं तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। तो ये जो एक मानसिकता है ना, ये हमारे देश की प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। और इसीलिए जो भी कुछ हम अपने आसपास कुछ गलत होता हुआ या कुछ ऐसा घटित होता हुआ देखते हैं जिससे कि मानवता को, ये हमारे देश को नुकसान हो रहा है, और हम आंखें बंद करके चुपचाप अगर बैठते हैं या उसे होने देते हैं तो हम देशभक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। अब होता क्या है कि जब अगली बार लेखक वहाँ से गुजरते हैं तो लेखक का वहाँ रुकने का मन नहीं करता, लेकिन अचानक उनका ध्यान उस मूर्ति पर चला जाता है, और जैसे ही उस मूर्ति पर ध्यान जाता है वो अपनी गाड़ी को वहाँ वापस लाकर रुकवाकर दौड़कर उस मूर्ति के पास जाकर देखते हैं, और क्या देखते हैं बच्चों, ये आपके लिए मैं एक प्रसंग, जो अंतिम इस कहानी का प्रसंग है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। वो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर एक सरकंडे यानी तिनकों से बना हुआ, लकड़ी के डंडियों से बना हुआ, टूटा फूटा, तोड़ा मुड़ा सा एक चश्मा का फ्रेम जो है उस मूर्ति पर लगा हुआ है। किसने लगाया ये फ्रेम? जाहिर सी बात है कि इस तरह का फ्रेम जो है, इस तरह की जो चीज़ बना सकते हैं वो बच्चे बना सकते हैं। तो क्या बच्चों को भी ऐसा लगा कि वास्तव में मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए, और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास चश्मा नहीं होगा, वो कहीं से खरीद भी नहीं सकते होंगे। तो उन्होंने अपने आप से ही कोशिश की कि चलो सरकंडे का, तिनके का, लकड़ियों का चश्मा बनाया जाए और उसको इस मूर्ति पर लगाया जाए, ताकि कम से कम मूर्ति जो है बिना चश्मे के ना दिखाई दे। यह है बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी को व्यक्त करती है कि एक छोटा बच्चा ही सही, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास साधन है या नहीं, चाहे उसके पास योग्यता है या नहीं है, उसके पास क्षमता है या नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर भावना है कि मैं अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करूं, तो फिर उसको कोई भी बाधा आड़े नहीं आती। जैसे कि इस कहानी में छोटे बच्चों ने सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा दिया। ये इस विचार को प्रतिस्थापित करता है कि अगर हमारे अंदर देश प्रेम का जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है, तो हम किसी भी तरह से कोई भी प्रयास करके अपने देश की प्रतिष्ठा को, सम्मान को बचाए रखते हैं, और यही देश प्रेम है। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ, देश प्रेम ये नहीं है कि आप सीमा पर जाएं और सेना में भर्ती हों और तभी आप देश प्रेम दिखा सकते हैं। ये सौभाग्य होगा कि अगर हम सेना में जाते हैं और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप जो भी काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में, आप शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, आप
इंजीनियर हैं, आप मेडिकल में हैं, आप पुलिस में हैं, प्रशासन में हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप सेलर हैं, आप जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी जिससे आपकी जीविका चलती है, उस काम को करने में आपको पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। बेईमानी, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, लालच, इन सब से दूर रहकर। क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर के इन सब का जो प्रतिफल है या जो परिणाम है वो हमारे देश और समाज पर ही पड़ने वाला है। एक पुलिस वाला अगर अपने ड्यूटीज़ को ठीक से नहीं पूरा करेगा तो जो क्रिमिनल्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा और दिन पर दिन समाज में क्राइम बढ़ता जाएगा। एक शिक्षक अगर ठीक से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं देगा, यानी उसे मौलिक और चारित्रिक विकास पर बच्चे के ध्यान नहीं देगा, एक शिक्षक का दायित्व होता है ये कि वो विषय के अध्ययन के साथ साथ बालकों में मौलिक, चारित्रिक और नैतिक विकास पर भी ध्यान दे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नई पीढ़ी तैयार करने का सबसे बड़ा जिम्मा शिक्षक के पर होता है, माता पिता पर होता है। तो अगर कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों में चूक गए, अगर कहीं हमने देखा कि नहीं हमें तो सिर्फ अपना कंसेप्ट पढ़ाना है, अपने टॉपिक पढ़ाना है और बस ख़त्म, हमारा रोल ख़त्म, नहीं, तो ऐसे अगर हमने इस तरह से अपने दायित्वों से बचना शुरू किया तो निश्चित रूप से देश में अराजकता, अपराध को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां जहां भी हैं हमें निभाते रहना चाहिए। एक चौकीदार अगर चौकसी ईमानदारी से करता है ना, तो किसी भी चोर को किसी घर में घुसने का हौसला नहीं होता। और आपने देखा होगा कि कुत्ता जो है बहुत अच्छा चौकीदार होता है, जबकि ना उसके पास भाषा है हमारे जैसी, ना उसके पास हमारे जैसी बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक का इतना स्वामी भक्त होता है कि उसके रहते कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हमें सीखना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि ये धरती माँ, ये भारत माँ हमारी माँ है और इसी से हमारा जीवन है, इसी से हमारी स्वतंत्रता है। अगर हमारी किसी भी चूक की वजह से, किसी भी गलती की वजह से, किसी भी गलत और अनैतिक कार्य की वजह से हमारी भारत माँ को फिर से गुलामी और जो है हमारी स्वतंत्रता को अगर नुकसान पहुंचता है और हम गुलाम हो जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि एक नहीं फिर पूरा का पूरा देश उस त्रासदी को भोगेगा और फिर से हमें वही संघर्ष करने पड़ेंगे, फिर से हमें लाखों करोड़ों लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर तो ये है कि हम जिस आज़ादी को हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादाओं ने बड़ी मुश्किल से अपनी कुर्बानी देकर, अपने जीवन का त्याग करके, प्राप्त करके हमें दिया है, हम उस आज़ादी की कीमत को समझें, हम अपने देश से प्रेम करें, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर एक का दायित्व। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ इसके अंत में कि एक राज्य में एक बार, बहुत पुराने समय की बात है, बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। गांव के बाहर एक बांध बना हुआ था और उस बांध पर जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। राजा ने मंत्रियों की सभा बुलाई, मंत्रियों ने एक उपाय बताया कि भाई गाँव में ऐसी मुनादी करवा दीजिए कि हर एक व्यक्ति इस गाँव का एक बाल्टी पानी उस बांध में से निकालेगा। इस गांव में 1000 लोग रहते हैं और 1000 बाल्टियां पानी अगर एक दिन में निकाल लिया गया तो अगले दिन में उसका जो है जलस्तर जो है सामान्य रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और ये काम हमें तब तक करना होगा जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती, जलस्तर बढ़ना बंद नहीं हो जाता। गांव में मुनादी कर दी गई, अगले दिन वो गांव बाढ़ में डूब गया। आपको पता है क्यों? डूबने से बचा जा सकता था अगर हर एक व्यक्ति एक बाल्टी पानी निकालता। सिर्फ एक बाल्टी पानी निकालना था और कुछ नहीं करना था, लेकिन हर एक ने यही सोचा मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, दूसरे लोग तो कर रहे हैं। और हर एक ने यही सोचा, हर एक व्यक्ति ने नहीं यही सोचा। इसलिए जब भी हम अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, अपने दायित्व से बचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरे लोग तो कर रहे हैं, और हर एक यही सोचता है, तो फिर हम ये मानकर चलें कि हमारे देश, हमारे समाज और मानवता में जितनी भी बुराइयां हैं, अपराध हैं, आक्रामकता है, ये सब बढ़ती चली जाएगी। इसे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा। और एक बात और बच्चों, अगर हमारे देश के स्वाधीनता सेनानियों ने ये सोचा होता कि हम ही क्यों कुर्बानी दें, हमारे करने से क्या होगा, एक अकेले व्यक्ति के करने से क्या होगा,
तो ये हम ये मान के चलें कि आज हम इस आज़ाद देश में सांस नहीं ले रहे होते। इसलिए समझिए अपनी आज़ादी की कीमत को और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा कीजिए। चाहे आप छोटा सा भी काम कर रहे हो, छोटा सा भी योगदान दे सकें, जैसे उन बच्चों ने एक छोटा सा योगदान दिया अपने देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कि उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया। ये बहुत छोटा सा योगदान था, लेकिन बहुत बड़ी कीमत है इसकी। तो चाहे छोटा सा ही आपका योगदान हो, लेकिन ईमानदार प्रयास होना चाहिए। यही इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और इसी तरह की अन्य कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सा काम अपने देश के हित के लिए करना चाहेंगे, जिससे कि आपके देश की मान प्रतिष्ठा बढ़े। धन्यवाद।